जी स्टूडेंट, सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मैंने कहा कि भाई ह्यूमन, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन क्लास वाई। तो अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ उसको स्टार्टिंग पॉइंट। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जब मैं ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल अफान के नाम से, अफान इज अ ह्यूमन, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है इक्वल टू न्यू अफान। अगर आप लोगों को याद हो कि एक फॉर्म के अंदर दूसरे फॉर्म को खोलने के लिए हम क्या करते थे, यही वाला काम करते थे। याद आ रहा है कुछ? जी सर। ठीक है, तो वो क्या कहानी थी, किसी के अंदर किसी के ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आप यहां पर देखें, ये क्लास कौन सी है, प्रोग्राम की क्लास है, उसके अंदर मेन है। इस मेन के अंदर आप कौन सी क्लास को इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, ह्यूमन की क्लास को इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कोड रन होके आपको डिस्प्ले हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टर इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन। मैंने कहाँ लिखा था कंस्ट्रक्टर, मैंने ह्यूमन के कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा था, ये वाली लाइन। तो कुछ नहीं किया क्लास, अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये चीज और ये चीज क्या दोनों डिफरेंट है, क्या दोनों डिफरेंट है? यही तो है कि क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू के कीवर्ड के बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल होता है। तो इट मेक सेंस कि भाई कंस्ट्रक्टर ही सबसे पहले इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हुआ तो उसने ये वाला कोड रन कर दिया। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? सर फिर रिटर्न का कीवर्ड क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वॉइड आपने ये हटा मेथड दिया नहीं था। है ना, मेथड नहीं है, अच्छा। ये मेथड नहीं है। अगर यहाँ पर मेथड होता, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मेथड कह देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेथड, ये अब मेथड बन गया, अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, मेथड ऑफ ह्यूमन। अब इस मेथड को जब मैं डायरेक्ट इस तरीके से इंप्लीमेंट करता, तो ये कभी भी कुछ डिस्प्ले ना करता और ये एरर रिटर्न कर देता। अब यहाँ पे क्या है कि देखो इसने क्या कर दिया, एरर के ह्यूमन नेम मेंबर नेम कैन नॉट बी द सेम ऑफ इंक्लोजिंग, सेम नेम नहीं हो सकता, अलाउ नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप इसको करोगे ह्यूमन वन, तो अब जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंप्लीमेंट सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट किया है। अब कंस्ट्रक्टर तो रहा ही नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर तो नहीं रहा, ये तो मेथड हो गया। अब इस मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ऑब्जेक्ट की नीड होगी हमें, कि नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे कि मैं अफान डॉट करूंगा, तो आपको देखो एज भी मिल जाएगा, नेम भी मिल जाएगा और ह्यूमन वन का मेथड भी मिल जाएगा। और आप जब इस मेथड को इंप्लीमेंट करवाओगे इस तरीके से, अगर अब आप लोगों को याद हो, तो हमने क्या किया था कि एक पेज के अंदर दूसरे पेज का ऑब्जेक्ट इस तरीके से पास करवाते थे और नीचे लिखते थे लॉगिन को L1 डॉट शो लिखते थे। तो वो शो क्या जी था, उस लॉगिन क्लास का मेथड था। तो अब ये क्या है, ह्यूमन क्लास का एक मेथड है ह्यूमन, ह्यूमन वन। तो हमने इसको इंप्लीमेंट कैसे किया कि जो ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है उससे हमने क्या इंप्लीमेंट किया, उसका मेथड। और आपको एक और चीज भी याद होगी कि हम लिखते थे दिस डॉट हाइट। तो वो दिस का कीवर्ड अब समझ में आएगा कि दिस का कीवर्ड काम क्या करता है। तो अब मैं अगर यहां पर इसको रिमूव करता हूं, कंस्ट्रक्टर की बात उठा लेते हैं कि मैं वापस यहां पर इसको CTOR टैप टैप करके कंस्ट्रक्टर बना देता हूं। अब क्लास, मैं यहां पर इन दो की मुझे वैल्यू चाहिए कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे नेम और एज की वैल्यू जो यूजर इनपुट करे रन टाइम पे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट कर देंगे, तब जो भी नेम और एज आएगा वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे इंप्लीमेंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर दूंगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग nm का एक पैरामीटर मैंने पास कर दिया, कॉमा के बाद
अब एज मुझे इंप्लीमेंट करवानी है, तो मैंने इंटीजर टाइप एज का एक वेरिएबल पास करवा दिया। अब मैं यहाँ पे इसको एज कर देता हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। अब क्लास देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस क्लास में रहते हुए आप दिस का कीवर्ड यूज करते हो, तो दिस के बाद जैसे ही मैं डॉट करूंगा तो उसी क्लास के तमाम फील्ड्स मुझे शो होने लगेंगी। जैसे ही मैं डॉट करूंगा तो ये देखिए मैं कौन सी क्लास में उस टाइम, ह्यूमन। ह्यूमन के कौन से एट्रीब्यूट हैं, नेम और एज, ये दोनों मुझे मिल रहे हैं। अब मैंने नेम को उठाया और इक्वल टू कर दिया इस पैरामीटर के। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दिस डॉट किया तो मुझे यहाँ पे एज मिला, मैंने उसको एज के बराबर कर दिया। अब कहाँ भंड आएगा, यहाँ पर ये देखो इतना बड़ा बड़ा एरर आ गया। अब यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, लिखा हुआ है ह्यूमन डॉट ह्यूमन स्ट्रिंग एनएम और इंटीजर एज। अब आपने क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाया है और कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर दे दिए, अब आर्गुमेंट में ये उनकी वैल्यू मांग रहा है। पहली वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, तो मैंने यहां पे दे दिया आबदीन। सही है, खुश हो गए। दूसरी वैल्यू क्या मांग रहा है, दूसरी वैल्यू यहां पे देखो कह रहा है कि अब स्ट्रिंग की इसको वैल्यू मिल गई। अब यहां पर एज की वैल्यू दे दो, एज की वैल्यू दे दी भाई 22। अब कुछ नहीं करता, मैं अपने से प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहां पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, बट इनमें वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है कि भाई प्रिंट करवाना है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। हाउ इज इट पॉसिबल, तो मैं यहां पर एक मेथड लिखता हूं, पब्लिक वॉइड शो के नाम से मेथड मैंने बना लिया। और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखता हूं कि भाई योर नेम इज प्लेस होल्डर 0 एंड योर एज इज प्लेस होल्डर 1। कॉमा के बाद ये आ जाएगा नेम, कॉमा के बाद ये आ जाएगा एज। अब क्लास मुझे इस स्क्रीन को देखते हुए कौन मुझे ये बताएगा कि भाई इसको नेम की वैल्यू कौन दे रहा है और इसकी एज की वैल्यू कौन दे रहा है। सर जो प्रोग्राम है हम लोग .cs में जो हम लोगों ने बनाया वो वहां से आएगा पैरामीटर और यहाँ पर डाल देगा दिस अब के ये अंदर। चलो यहां से ये वैल्यू आ गई, ये मुझे बताओ कि आबदीन वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे कहाँ जाएगी, इस पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग वेरी nm। गुड, एनएम में जाएगी। और एनएम किसके अंदर फेंक रहा है वैल्यू, नेम के अंदर। इसी तरीके से एज की जो वैल्यू आ रही है वो एज की वैल्यू यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, कहाँ पे जा रही है, एज के वेरिएबल में जा रही है। और फिर फाइनली हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छा एक चीज हमने नहीं करवाई भाई, मैथ हमने यहाँ पर वैल्यू तो ले ली, अब यहाँ पे वैल्यू तो ले ली, वैल्यू आ भी गई, लेकिन मेथड डिस्प्ले कौन करेगा इन वैल्यू को, ये वाला मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अफॉन डॉट शो, हो गया विंडोज फॉर्म वाला काम। अब यहाँ पर जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास योर नेम इज आबदीन, सही है, एंड योर एज इज 22। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई भाई, क्लियर है भाई सबको, एक्नॉलेज कर दो भाई जी। और ये सारा काम जो है वो पीएफ वाला है, बस ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है भाई हमारी नज़र में कि भाई हमने एक अलग से क्लास बनाई है। अब क्लास नोटिस करो, क्या अब इसको हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कहेंगे, और अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे। और अब कोई मुझे क्लास की डेफिनेशन बता दे। क्लास कहते हैं प्रोटोटाइप को।
अब ये हमने बता दिया कि भाई एक क्लास है ह्यूमन, और उस ह्यूमन क्लास में हो क्या रहा है हमने एक सेपरेटली क्लास में बाइंड कर दिया। अब जब हमें जरूरत होगी मेन में तो हम उस क्लास को सेपरेटली एक्सेस कर लेंगे, उसके मेथड को कॉल करवा लेंगे ऑब्जेक्ट से। लो भाई हो गया काम सारा। जो एक्चुअल जो सारा प्रोटोटाइप पूरा डिजाइन बना हुआ था वो ये, इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अफॉर्म। सही है, इसको आप obj1 कर लो नॉर्मली, क्योंकि नेम तो हमने ले लिया ना। ठीक है भाई। अब हमारे पास जो है वो एक इम्प्लीमेंटेड एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। फिर नोटिस कर लो क्लास के अंदर बना हुआ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में जब पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं तो यहाँ पर आर्गुमेंट में उनकी वैल्यू देनी पड़ती है। ये इस पॉइंट को समझ लो कि अब जो है हम पूरी एक डेटाबेस की एक एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। और दुआ कीजिए कि भाई ये हो जाए हमारे टाइम के मुताबिक, क्योंकि टास्क जो है वो इसी पर है। तो गालिबन मैं यहाँ से इस क्लास को रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसके कोड को रिमूव करता हूँ, और इसी क्लास में एक और क्लास ऐड करवा लेते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस के नाम से। तो यहाँ पर क्लास को ले लेते हैं और यहाँ पर इस क्लास का नाम दे देते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस। अब ये गालिबन एक सेपरेट क्लास हमने बना ली। अब इस क्लास में क्योंकि हमें डेटाबेस की क्लासेस इंप्लीमेंट करनी है तो मैं यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट यूज कर लूँगा। ठीक है, ये नेम स्पेस मैंने इंप्लीमेंट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो जो मैंने क्लास बनाई है वो किस नाम से है, वो डेटाबेस ऑपरेशंस के नाम से है। अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, अब हमें ये इंप्लीमेंट करना है कि सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना के डिक्लेयर कर देना। भाई ये हो गया। ठीक है, अब एसक्यूएल कनेक्शन में आपको पता है क्या आती है, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हमारा जो डेटाबेस था इसके अंदर एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। लैब नंबर 4, इसके अंदर ये आ गया आईडी, ये आ गया इंटीजर, इसको प्राइमरी की कर देंगे बट आइडेंटिटी नहीं करेंगे, और यहाँ पे दे देंगे नेम। नेम आ जाएगा वेरिएबल कैरेक्टर, देन उसके बाद इसको भी नॉट नल कर देंगे और अपने टेबल को सेव करवा देंगे स्टूडेंट के नाम से। टेबल को हमने इस डेटाबेस में सेव करवा दिया। अब क्लास हमें क्या करना है कि कनेक्शन हमारे पास यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, लैब नंबर 4 का आप इसको रिफ्रेश कर लो और उसके बाद इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को आप यहाँ पे कॉपी कर लो, और अब यहाँ पर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। मैंने CTOR लिखा तो सेव नेम ऑफ द क्लास, और ये कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, कॉन स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे दिस डॉट कनेक्शन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई, ये मैंने क्या किया है, पढ़ो जरा इसको कि ये मैंने क्या किया है। सिंपल क्लास बनाई,
अब एसक्यूएल कनेक्शन के लिए हमें एक एसक्यूएल की कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के लिए हमें एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास चाहिए होती है, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने CON के नाम से। अब दिस का क्या मतलब है कि मैं इस क्लास के अंदर हूं, इस क्लास का मैंने इस वेरिएबल को यूज किया, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग मांगता है, मैंने यहाँ पर एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल पास करवा दिया कि जब हम यहाँ पर यूज करेंगे ये वाली क्लास डेटाबेस ऑपरेशन DBOP इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा कनेक्शन, तो अब यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी कनेक्शन स्ट्रिंग। वो कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी। कनेक्शन स्ट्रिंग आपने यहाँ पे कॉपी की और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग। अब नोटिस ये करो कि जब मैंने ये क्लास के कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन स्ट्रिंग पास की तो वो अल्टीमेटली कनेक्शन स्ट्रिंग किसको गई? इस वेरिएबल को, और इस वेरिएबल ने किसको दी कनेक्शन स्ट्रिंग? इस वेरिएबल ने। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? जी भाई आदिन कहाँ गए वो? सर दोबारा रिपीट सांस आ कर रही दें। है? वो तो आया ही नहीं सर। सांसें आ रही हैं भाई आप लोग भी? आबदीन साहब तो आए नहीं थे। सर दोबारा शायद रिपीट अगर हो सकता है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, लेकिन भाई अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब टाइम जो है वो हमारे पास अब लिमिटेड है। पूरी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगी क्योंकि फॉर्म्स पे हम लोगों ने कर ली थी। अब टास्क मैं आप लोगों को मैनुअल वाला नहीं दूंगा, मैं टास्क कोई और दूंगा आप लोगों को। बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैटर्न में हम लोग डेटाबेस के ऑपरेशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ये समझाने की कोशिश की थी, ह्यूमन की क्लास को लो, ह्यूमन की क्लास के अंदर दो वेरिएबल पास किए थे, नेम और एज का। ठीक है, अब मैं ह्यूमन की क्लास को भी मैं सामने रख लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ह्यूमन की क्लास ली थी, उसके अंदर दो वेरिएबल लिए थे और एक कंस्ट्रक्टर लिया था। कंस्ट्रक्ट इन दो वेरिएबल को हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू देनी थी ना, तो हमने जितने नंबर ऑफ वेरिएबल थे उतने नंबर ऑफ पैरामीटर दे दिए विद सेम टाइप। तो नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल दे दिया था, ये वाला पैरामीटर। एज के लिए जो इस एज को वैल्यू देगा उसके लिए दे दिया था। फिर हमने क्या किया, दिस डॉट करने के बाद हमें ये नेम मिला, उसके बाद हमने इक्वल टू कर दिया इसको इससे। तो यहाँ पे भी हमने यही काम किया है कि डेटाबेस की क्लास कॉल करवाई और उसके बाद इसको कहते हैं, इस टाइम ये जो CON है ना, इसका मतलब है ये क्लास टाइप वेरिएबल है। इसकी डाटा टाइप को इंटीजर स्ट्रिंग नहीं है, इसकी डाटा टाइप एक क्लास है, तो इसको कहते हैं क्लास टाइप वेरिएबल। डेटाबेस ऑपरेशन का एक वेरिएबल बना लिया हमने, ठीक है, CON के नाम से, जिसकी टाइप क्या है? एसक्यूएल कनेक्शन टाइप है इसकी। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया सेम नेम ऑफ द क्लास विद नो रिटर्न टाइप, but it contain one parameter which for connection string, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग आ रही है ये क्या है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना, तो हमने स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लिया कि जब इस डेटाबेस ऑपरेशन का कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो रहा है तो वही उसके कंस्ट्रक्टर में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ही तो पास की है। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसके इस पैरामीटर में आ रही है और इस पैरामीटर से किसको जा रही है? इसको कनेक्शन को जा रही है। कौन से ऑब्जेक्ट को जा रही है? CON को जा रही है। ये बात सिर्फ समझाने का मकसद है कि जैसे ह्यूमन क्लास में जब हम क्या कर रहे थे, ह्यूमन H1 इक्वल टू जो नेम और एज दे रहे थे, तो नेम और एज कहाँ जा रही थी? नेम इसमें आ रही थी और इससे कहाँ जा रही थी? इस नेम के वेरिएबल में जा रही थी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से आ रही है और किस वेरिएबल में जा रही है? इस वाले वेरिएबल में जा रही है, CON। ये बात है किसको हजम अभी भी नहीं हुई तो मुझे बताओगे? सर अब एक मरतबा प्रोग्राम डॉट CS वाला जो है वो कोड जरा दिखा दें। हाँ। ओके सर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्लास है तो अब ये क्लास के अंदर ये तो कंस्ट्रक्टर था, क्लास के कोई ना कोई बिहेवियर भी तो होते हैं। अब एक मेथड को हम जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं और वो मेथड मैंने यहाँ पर बना दिया, फॉर एग्जांपल पब्लिक डाटा टेबल, डाटा
अब यहाँ पर क्लास देखिए कि एक मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ और उस मेथड का मैंने नाम दे दिया गेट डेटा। मेथड है ना, ये मेथड है या नहीं? नो सर आपने वॉइड नहीं दिया। क्यों जरूरी है Void मेथड में नहीं। वॉइड ही हो? वॉइड नहीं जब सर, किसी पब्लिक भी नहीं वेरिएबल जा की रहा। जब किसी रिटर्न टाइप होती है ना मेथड। हाँ, तो यहाँ पे सर कोई ये रिटर्न टाइप नजर आ रही है? आपने नो सर। देखें, जब किसी वेरिएबल को अगर हम लोग एक क्लास टाइप यूज कर सकते हैं तो मेथड को क्यों नहीं कर सकते? दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड। जरूरी नहीं है कि वॉइड ही हो, जरूरी नहीं है इंटीजर और स्ट्रिंग ही हो। अब यहाँ पर इस मेथड के थ्रू हमें डेटा को गेट करना है। अब मेरी प्रीवियस बातों पे जाओ, मैंने आप लोगों को लैब नंबर 2 में और आज की लैब में भी बताया कि डेटा टेबल की क्लास हमने यूज की थी। डेटा टेबल dt उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे। यस सर। सही है, वो क्या काम कर रही थी? डेटा को होल्ड कर रही थी, डेटा को लेके आ रही थी। तो ये मेथड क्या करेगा? डेटा को लेके आएगा। रिटर्न टाइप, भाई सबसे पहले तो भाई मुझे ये बात बता दो, अभी क्लियर कर लो कि तुम लोगों को मेथड और फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी भी मेथड की अगर टाइप इंटीजर होती है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेथड मैंने एक बना दिया पब्लिक इंटीजर, और फॉर एग्जांपल नंबर के नाम से एक मैंने मेथड बना दिया, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है? जब तक कि मैं कोई रिटर्न कोई इंटीजर वैल्यू ना कर दूं। तो जिस मेथड की जो रिटर्न टाइप होगी वही मेथड उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये बात सबको समझ में आती है? पीएफ में पढ़ के आए हो ये बात? सही है। अगर किसी मेथड में स्ट्रिंग उसकी रिटर्न टाइप होगी तो वो रिटर्न कोई ना कोई स्ट्रिंग करेगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कर देता तो यहाँ पर एरर दे देता कि मैं जब तक के इसको डॉट, इसको मैं इस तरीके से ना लिखता तब तक ये मुझे एरर देता। तो अब इसका मतलब इसका मेथड क्या था? स्ट्रिंग इसकी रिटर्न टाइप थी, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई स्ट्रिंग ही रिटर्न करता। तो इसी तरीके से क्लास जहन में रखिएगा, डेटा टेबल इज आल्सो द रिटर्न टाइप, और ये मेथड कोई ना कोई टेबल रिटर्न करेगा। क्या करेगा? क्यूरी से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल हम लोग करते हैं ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, तो डीटी में सारा डाटा उठ के आता है ना, और एसक्यूएल डाटा एडाप्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सेम सिनेरियो इज हियर। तो जब तक कि हम इसको dt का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, तब तक कि यहाँ पे एरर आता रहेगा। अब इस मेथड में डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्यूरी लेंगे, तो यहाँ पर, और क्यूरी क्या होती है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पैरामीटर ले लेता हूँ इस मेथड में क्यूरी के नाम से। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL command. It contains two parameters, one for the query and second for the connection. ये बातें रिपीट हो रही हैं। SQL कमांड क्या करती थी? क्यूरी। अब ये क्यूरी कहां से आएगी? क्यूरी हम यहां से देंगे कि जब मैं dbob डॉट करूंगा तो यहां पे देखिए मुझे जो है वो, सॉरी एक मिनट, मैंने इसको पब्लिक कर दूं। तो अब मैं जब यहाँ पर इसको dbob डॉट करूंगा तो यहाँ पे मुझे देखें गेट डाटा का मेथड मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर क्यूरी पास करूंगा। कौन सी क्यूरी? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम कौन सा? स्टूडेंट। ये बात खत्म होती है कि अब यहाँ पे देखें कि ये जो गेट डाटा के अंदर मैंने दी क्यूरी, अब वो क्यूरी किस में जाएगी? इस वेरिएबल में जाएगी। सही है, ये आ गई इस वेरिएबल में, और कहाँ इंप्लीमेंट होगी? एसक्यूएल कमांड में इंप्लीमेंट होगी। ठीक है जनाब। तो अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद हम ये कर लेते हैं कि भाई डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो एसक्यूएल डाटा एडाप्टर ADAPTER इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर,
और इसके अंदर आप CMD का ऑब्जेक्ट पास करवा दो, या आप डायरेक्ट ये वाला काम भी कर सकते थे, इसको हटा दो, डायरेक्ट इसमें आप क्यूरी और डॉट कनेक्शन भी कर सकते थे। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब उसके बाद क्या होगा कि डाटा टेबल, वही वाला कोड हम लोग लिख रहे हैं, dt इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और सॉरी डाटा टेबल आ गया, एडाप्टर डॉट फिल, और इस फिल के अंदर हम क्या दे देंगे, dt, और इससे पहले क्या कर लेंगे, कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन, और इसी तरीके से कनेक्शन डॉट क्लोज, और फिर क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे क्या, dt। अब ये एरर खत्म हो जाएगा। ये बात कितनों को समझ में आई? तो इसलिए ऊप पे आने से पहले विंडोज फॉर्म पे इंप्लीमेंट करवाने का रीजन ये था ताकि आप लोग इन इंप्लीमेंटेशन को समझ जाओ। अब ये हम मतलब लोग अभी कर रहे हमने हैं। जी जी इस पूछिए। क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया है और एक मेथड है ना? नहीं, अभी इस क्लास को हम सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं। ये क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल, आप इसको ऑब्जेक्ट कह लो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये इस क्लास का एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, जिसकी टाइप क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन टाइप है। ये कंस्ट्रक्टर है और ये मेथड है। ओके सर। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप। अब ये तो हमारे पास टेबल लेके आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है कि ये वाला मेथड तो डाटा उठा के लेके आएगा ना। अब हमें कंसोल पे प्रिंट भी तो करवाना है डाटा को। कंसोल, यहाँ तो कोई डाटा ग्रिड व्यू तो है नहीं, अब हमें कंसोल पे प्रिंट भी करवाना है डाटा को। सही, एक मेथड बस मैं और इंप्लीमेंट कर लूं, देन उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि टाइम एंड हो चुका है, अटेंडेंस भी लेनी है। तो यहां पर एक और मेथड मैं बना लेता हूं, पब्लिक वॉइड। सही है, वॉइड मेथड मैंने एक बना लिया, और इस मेथड का नाम दे देते हैं प्रिंट डाटा। ये जो है वो डाटा प्रिंट करेगा। अब प्रिंट कैसे करेगा भाई, इस डाटा में हमारे पास स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के नाम से क्यूरी का एक पैरामीटर हम पास करेंगे। जब क्यूरी मिलेगी तभी तो डाटा प्रिंट करेगा। फिर दोबारा से डाटा टेबल की क्लास यूज करेंगे, dt बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट, इक्वल टू करने के बाद अब मैं dt के अंदर जो डाटा को कौन लेके आ रहा है, ये वाला मेथड, तो मैं डायरेक्ट इस मेथड को यूज कर लूंगा, गेट डाटा, और इट कंटेन स्ट्रिंग क्यूरी, तो मैं यहां पर क्या यूज कर लूंगा, क्यूरी का वेरिएबल। अब फाइनली अब हमें क्या करना है कि जब कंसोल पे जब रॉज एंड कॉलम को इंप्लीमेंट करना होता है तो यकीनन हमें लूप लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लूप ले लेंगे। अब लूप किस तरीके से लेंगे, अगर आप लोगों ने एरेज पढ़े हैं तो एरेज में 2 डायमेंशनल एरे भी पढ़ा होगा, पढ़ा था सबने। यस सर। और अगर हमारे पास रॉज और कॉलम पे डाटा हो, कोई मैट्रिक्स हो, तो कितने नंबर ऑफ लूप लगते हैं, जितनी नंबर ऑफ डायमेंशन उतने नंबर ऑफ लूप। अगर मुझे टेबल में उठाने, टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, तो टेबल कंसिस्ट करता है 2 डायमेंशन में, वन इज रॉ एंड सेकंड फॉर दी कॉलम। तो कितने नंबर ऑफ लूप लगने चाहिए, एक रॉ के लिए और एक कॉलम के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लेंथ की जगह i इक्वल टू 0, i इज लेस देन dt डॉट करने के बाद मैं लिखूंगा रॉस डॉट काउंट। फिर उसके बाद एक और लूप बनाऊंगा, किसके लिए, फॉर कॉलम्स के लिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा dt डॉट कॉलम्स डॉट काउंट। अब मुझे प्रिंट करवाना है,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट राइट। राइट इसलिए लिखूंगा क्योंकि अगर राइट लाइन लिखूंगा तो आईडी के नीचे नेम आएगा, मुझे आईडी के बराबर में नेम चाहिए ना, कॉलम वाइज जैसे कि टेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। अब dt डॉट रॉस, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा रॉ का इंडेक्स। रॉ का इंडेक्स कौन लेके आएगा, रॉ कौन लेके आ रहा है, आई लेके आ रहा है रॉ, तो ये आ जाएगा रॉ इंडेक्स। फिर उसके बाद मुझे कॉलम भी तो प्रिंट करवाना है, कॉलम कौन लेके आएगा, जे लेके आएगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में लेके आएगा, सर ये तो जैक स्ट्रिंग। टैग है, क्या ये तो जैक जैक टैग है बनाया आपने। जैक टैरे, जैक टैग है। जैक टैरे क्या होता है पता है, हाँ डेफिनेशन भी पता है उसकी आपको। मतलब के एरे के अंदर एरे बनाना। एरे के अंदर जो एलिमेंट ऑफ, एरे के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, वो एलिमेंट ही इटसेल्फ एक एरे हो, ये है डेफिनेशन जैक एरे की। सही है, एक होता सर है वो एरे ये के कहना अंदर चाह रहा है एलिमेंट। आपने आई के साथ कॉमा में जे क्यों नहीं लिखा? देखो काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग, ये चाहिए इसको नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स, कि भाई कितने नंबर ऑफ रॉज उठ के आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम उठ के आ रहे हैं, उनके इंडेक्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा /t लगाना है मुझे, क्योंकि आईडी के बाद थोड़ा सा गैप होना चाहिए, फिर नेम उठ के आने चाहिए। फिर देन उसके बाद मैं यहाँ पर CW टैप टैप करके कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लूंगा। तो अब मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये दो मेथड हो गए। अब क्लास यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि अब प्रिंट करवाना है डाटा, सही है। अब जब मैं यहाँ पर ये वाला डाटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ DBOP, डॉट करने के बाद मैं यूज करता हूँ प्रिंट डाटा, तो ये मुझसे मांग रहा है क्यूरी। मैंने यहाँ पे क्यूरी दे दी, क्या, सेलेक्ट कर दो स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में कुछ रिकॉर्ड डाल देते हैं, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड स्टूडेंट में इंसर्ट कर देता हूँ 1 2, ये आ जाएगा आईडी नंबर 1, ये आ गया फन। नेक्स्ट आईडी नंबर 2 फातिमा, इसी तरीके से आईडी नंबर 3 एहसन। ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो इनफ है, 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करते हैं, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या होता है, देखते हैं। तो ये मेरे पास यही रिकॉर्ड उठ के आ रहे थे, यही रिकॉर्ड डाले थे ना। और अगर हम क्यूरी पे देख लें तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड उठ के आ रहे हैं ना। आईडी नंबर 1 अफान, आईडी नंबर 2 फातिमा, आईडी नंबर 3 एहसन। तो यहाँ पे अब आप देखो, अब दोबारा से इस चीज को नोटिस कर लो कि भाई मेथड मैंने एक बनाया था प्रिंट डाटा का, और एक मेथड बनाया था गेट डाटा का। प्रिंट डाटा के अंदर एक क्यूरी मांग रहा था, वो क्यूरी मैंने यहाँ पे दे दी, सेलेक्ट स्टैटिक। अब ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट की क्यूरी इसमें आ गई, क्यूरी के वेरिएबल में। फिर इसने क्या किया कि डाटा टेबल, जो डाटा उठा के लेके आया, उस डाटा टेबल के ऑब्जेक्ट में किसके मेथड को पास कर दिया, ये वाले मेथड को पास कर दिया। और ये वाला मेथड क्या मांग रहा था, क्यूरी, तो ये आ गई क्यूरी, ये वाला जो पैरामीटर था ये आ गई क्यूरी। अब गेट डाटा के अंदर जब ये क्यूरी आ गई तो ये पूरा कोड रन हो गया कि भाई कमांड में क्यूरी इसको मिल गई, कनेक्शन बिल्कुल सही था, एडाप्टर ने डाटा को रिप्रेजेंट किया, डाटा टेबल डाटा को होल्ड किया, और इसने डाटा, पूरा डाटा जो है वो रिटर्न करवा दिया। इस लाइन का मतलब है कि पूरा डाटा रिटर्न होके किस में आ गया, इस डाटा में आ गया, इस dt में आ गया। फिर लूप इस्तेमाल किया कि आई, अब जो ये जो पूरा जो रिकॉर्ड था वो इस फॉर्मेट में था, रॉस एंड कॉलम्स में। कितनी नंबर ऑफ रॉस थी, जितनी भी नंबर ऑफ रॉस होंगी, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो हमने क्या किया कि आई को इनिशियलाइज किया 0 से, और आई इज लेस देन कि भाई इस पूरे डाटा में जितनी भी रॉस है उनको काउंट कर दो उसके लेस देन, क्योंकि इंडेक्स क्या होता है 0 से लेकर n-1 तक की जाता है।
तो इसी तरीके से हमने 0 से स्टार्ट किया और n-1 रॉस dt के अंदर जितनी भी रॉस है उनको काउंट कर दो, और इसी तरीके से नेस्टेड लूप में गए तो ये कॉलम्स को इंप्लीमेंट करेगा कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 0 से स्टार्ट करो और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है उनको काउंट कर दो। अब ये प्रिंट कैसे करवाया इसने, dt के अंदर जो भी रॉस बन रही थी। अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो एक रॉ की बात करें, सिर्फ एक रॉ की अगर हम बात करें तो ये रॉ जो है इसके अंदर 2 कॉलम की वैल्यू आ रही है ना, एक आईडी आ रही है और एक नेम आ रहा है। तो आईडी की वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है, और कॉलम की वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और उसके बाद दोनों वैल्यू के दरमियान क्या होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का ब्रेक होना चाहिए, फिर लाइन ब्रेक हो जाए। तो ये सीक्वेंस चल रही है। अब इसको हमने किस पैटर्न पे किया है कि एक क्लास बना ली, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर से कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया और उस क्लास के बिहेवियर सिंपल हमने मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट ने मांगा हमसे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया और सिंपल एक मेथड में हमने अपना सारा काम कर लिया। आई होप कि बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं होंगी, मेरे इस वीडियो को जरूर देख लेना 1-2 दफा, तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बाकी अगली क्लास में क्लास की 1-2 इम्प्लीमेंटेशन और कर लेंगे। आप लोगों का जो टास्क होगा, आप लोगों ने यही इम्प्लीमेंटेशन विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करनी होगी, एग्जैक्टली यही वाली इम्प्लीमेंटेशन। वो मैं टास्क आप लोगों को वर्बली और बता दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को भाई टास्क जो है ना, अपने सेशन को ज्वाइन कीजिए और उसमें अटेंडेंस देके आप लोग फिर छुट्टी कर लीजिएगा। सर आपने यूजिंग डेटा जो ऊपर यूज किया था वो क्यों किया था? हाँ, यूजिंग डाटा, अच्छा हुआ याद दिलाया। उसमें ये वाली क्लास जो होती है ना डाटा टेबल की, वो यूजिंग डाटा से होती है। अगर मैं इसको कमिट आउट कर दूं ना, तो जहां पे भी डाटा टेबल की क्लास होगी वहां पे एरर आ जाएगा। ओके सर।